नमस्कार। तो आगे का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल शाम को एसएससी ने सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी किया। वैसे तो सारी डिटेल्स और सारी सूचनाएं बिल्कुल कॉमन जैसी हैं, लेकिन फिर भी आप उससे थोड़ा अपडेट रहें इस बात के लिए मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। वैकेंसीज की संख्या बहुत कम है, लेकिन ये संभावित है कि समय रहते इसकी वैकेंसीज की संख्या बढ़ जाती, जैसा कि अक्सर ये पैटर्न में देखा गया। ठीक है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है तब तक आयोग के पास अलग अलग विभागों से जो जानकारियां इकट्ठी होती हैं उस टाइम में अपडेट होती हैं और उसी अपडेशन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज इंक्रीज होती हैं। ठीक, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन तो तब भी होते हैं जब 10 वैकेंसी आती हैं, तो 10 लोगों का होता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई ज़्यादा संख्या में वैकेंसी जाएंगी तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन हमारी मेहनत पे इस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें मेहनत हमेशा ये करनी चाहिए कि हमारे लिए सिर्फ एक वैकेंसी है और हमें उसी एक पोस्ट के लिए काम करना है। ठीक है, क्योंकि डिजिटल दुनिया ये सब चीज़ें आने के बाद कई बार हमारा फोकस इस बात पे हो जाता है, हम पूरे दिन ही चर्चा करते हैं इस बार तो वैकेंसी बहुत कम है, इस बार तो हम पता नहीं क्या परफॉर्म कर पाएंगे, अब इतनी कम वैकेंसी है, मैं अपना स्थान कैसे बना पाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ कि वैकेंसी चाहे 20,000 आ जाए चाहे 50,000 आ जाए, ठीक, जो मेहनत करेंगे वही उसमें ऊपर होंगे। क्योंकि ये तो बात क्लियर है ना कि अगर इसकी जगह हम एक जीरो बढ़ा दें, इसको 31,000 समथिंग कर दें, तो पूरे भारत का एग्जाम है, पूरे भारत का एग्जाम है, तो पूरे इंडिया पैन इंडिया जब एग्जाम होगा तो पूरे इंडिया में क्या इतने भी अच्छे लोग नहीं होंगे जो 31,000 वैकेंसी को फुल कर पाए? नेचुरल सी बात है कि होंगे। तो बस बात वही है कि जो क्रीम होगी वो सबसे ऊपर चलेगी। अब उसके बाद फिर संख्या ज़्यादा अच्छी होगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मेहनत नहीं करो तो आप उस पोस्ट तक पहुंच पाएंगे चाहे जितनी ज़्यादा वैकेंसी हो। ठीक, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जितनी भी हैं वो बड़े बढ़े। आयोग से दरखास्त है कि इसको इंक्रीज करे, डिपार्टमेंट से भी है कि वो अपने जो भी इंफॉर्मेशन आयोग के पास उनको पहुंचानी है इजीली पहुंचाएं, ताकि ये संख्या जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हो जाए। ठीक, कुछ बेसिक बात तो आप अपनी मेहनत लगातार चलाते रहिए। एप्लीकेशन के लिए विंडो कॉमन वही 23 जून से 18 जुलाई, मतलब भरने का तरीका 23 जून से 18 जुलाई तक। जैसे 4 जुलाई तक सीजीएल का है, आपने वो फॉर्म भर लिया। और दी बेस्ट है, जो लोग सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं थे, जैसे उनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है या ऐसी कोई भी वजह, तो वो वाले बच्चों के लिए ये सीएचएसएल का फॉर्म मैंडेटरी है, तो भरना ही भरना तो बेसिकली सभी को है। लेकिन जो सीजीएल में ग्रेजुएशन ना होने की वजह से नहीं भर सकते, सीएचएसएल में वो सब भर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगभग ये आइडिया है और आप सब भी जानते हैं कि एसएससी की प्रिपरेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी कैंडिडेट जो इसने इंटर ना किया हो वो एंट्री नहीं करता है। तो इंटर सभी का होता है, तो ये एग्जाम फिर सबके लिए हो जाता है। ठीक, जो टीयर 1 का एग्जाम है वो मतलब आयोग ने बता दिया एग्जैक्ट डेट की 8 से लेकर सितंबर से 18 सितंबर करेंगे, अगस्त में सीजीएल हो जाएगा, फिर सीएचएसएल का एग्जाम आ जाएगा। टीयर 2 का एग्जाम जो है वो फरवरी से मार्च तक की डेट दी है, बहुत पर्याप्त समय इधर मिलेगा, ये गैप बड़ा लंबा होगा। ठीक, तो मेंस के आधार पर मेरिट बनती है तो वो और अच्छा परफॉर्म किया जा सकता होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने अभी बताया, इंटर पास वाले सभी भर सकते हैं, बशर्ते उन्हें 1 जनवरी 26 को उनका इंटर हो चुका हो, मतलब 12th वो पास हो चुके हों। ये नहीं हो कि वो अपीयरिंग हो, मतलब उन्होंने ये पास नहीं किया हो। एज लिमिट 18 से 27 वर्ष, जो कि काउंट की जाएगी 1 जनवरी से। अब यहाँ पॉइंट आता है कि सीजीएल का नोटिफिकेशन इससे पहले आया, उसमें उन्होंने 1 अगस्त को माना है सेकेंड हाफ सिचुएशन को, तो यहाँ पर 1 जनवरी का देती, मोस्ट प्रॉब्ली ये चेंज होने के भी चांसेस रहेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल तो आपको ऑलरेडी पता है, रिलैक्सेशन मिलेगा अलग अलग कैटेगरी के, जो लोग ओवर एज हो जाते हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा। बेसिक पे ये सब कोई जानकारी नहीं, नोटिफिकेशन से आई हुई जानकारियां हैं जिनको आप समझ लें कि ये पे स्केल जो दिया गया एलडीसी के लिए इतना है, डीओ के लिए 25,000 से 81,100 रुपए की लेवल 4 है, और ये स्टेज 5 की स्थिति की ये दोनों में से एक की कंडीशन बनती। इन सब बातों का हमारी प्रिपरेशन से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्वेश्चन का सिलेबस बड़ा सिंपल वही, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको ऑलरेडी है, तो बस मैं ब्रीफ कर देता हूँ। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। इसी तरह से 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, मतलब इंग्लिश, जीएस मतलब रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस मतलब जीएस, चारों सब्जेक्ट एचटी जैसे आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना। मैंने इससे पहले भी कहा
कि आपको टोटल 6 चीज़ें ओवरऑल आज के एग्जाम में तैयार करनी होती हैं। फिजिकल एक अलग मैटर है, लेकिन अगर हम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, जिसका हम लोग आपस में बात करें, वो टोटल 6 चीज़ें हैं। एक तो ये आता है कि पहले आप चारों सब्जेक्ट कोड तैयार करें। अब कुछ लोग इंग्लिश को बिल्कुल टच नहीं करते, तो उनके लिए फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के वो एग्जाम जिनमें इंग्लिश आती है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, क्योंकि सभी में आती है। 4 सब्जेक्ट तो कोर हो गए, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक, एक सब्जेक्ट हो गया हिंदी का, 5 हो गए। अब आपके लिए कोई एग्जाम ऐसा नहीं बचा जिसको आप टारगेट नहीं कर सकते। और चौथा आता है स्किल। स्किल में क्या आता है, जैसे अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेनो भरता है तो वो एक स्पेशल स्किल हो गई। अगर बाकी कोई एग्जाम कर रहे हैं तो टाइपिंग आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए, तो टाइपिंग की स्किल आती है। अगर आपको नहीं तैयार, मुझे लगता है कि कॉमन सी बात है, आपकी स्पीड टाइपिंग में 35-40 के आसपास अचीव करके आपको रख लेनी चाहिए। मतलब ये वो चीज़ है जैसे नहीं होता कि रख लेते हैं कभी भी काम आ जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा कि जब एग्जाम एकदम नजदीक आ जाएगा तो आप टाइपिंग कर लेंगे। आप कुछ भी करो, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर लें, 10-15 मिनट आधे घंटे करके टाइपिंग अपनी कंप्लीट कर डालिए, वो आपको मतलब कभी ना कभी बेनिफिट देगी ही देगी, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में हर जनरल एग्जाम में कहीं ना कहीं टाइपिंग की जरूरत पड़ी जाती है। अभी अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास यूपीएससी इस बीच टाइम में, जब आपको जरा सा मौका मिले तब आपको टाइपिंग प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ठीक, तो ये 6 चीजें हैं जो आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। यही मैंने बताया कि ये जो स्पीड है वो 8000 जो की स्ट्रोक, 8000 से 15000 की स्ट्रोक डिप्रेशन डीयू की ज़्यादा होती है। और उसी तरह टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर हो गई, चारों सब्जेक्ट बता दिया। जो एग्जाम मेंस का होता है वो उसी तरह से होता है जैसा सीजीएल का चल रहा है, 35 वर्ड पर मिनट की। बाकी के लिए डीयू वाले पोस्ट के लिए की डिप्रेशन थोड़ा ज़्यादा मांगा जाता है। ठीक, बस इतनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा फॉर्म का भरने का वही पैटर्न, अब तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन के थ्रू फॉर्म भरा जाता है। आप उसमें जाएंगे, आपका पहले से रजिस्ट्रेशन एसएससी की वेबसाइट पे हो चुका होता है, बहुत सिंपली वो अप्लाई कर लेते हैं। इसी में वो कहते हैं कि आप अपना जो वेरिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन, वो आधार से लिंक करा लीजिए। उस केस में साइन और फोटो की मिसमैच होने पर या एज पर स्केल ना होने पर वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे। मेरा भी सजेशन है कि आयोग बार बार कह रहा है कि हम आधार ऑथेंटिकेशन से आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, जिससे इस तरह से डिफरेंट जो चैलेंजेस आते हैं कि फोटो जो ब्लर चली गई, उन्होंने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, साइन गड़बड़ चला गया, वो स्केल में नहीं था, ब्लर चला गया तो रिजेक्ट कर दिया। तो आधार ऑथेंटिकेशन जो अप्रूवल वहाँ कर रहे हैं वो कर लीजिए, क्योंकि मैंडेटरी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी कि मैंडेटरी हम नहीं कर सकते, तो सजेस्टेड कर रहे हैं कि ऐसा करने से बेनिफिट होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए, उसको कर ले। ईजी रहता है कि हमारी फोटो गड़बड़ हो जाएगी तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला टेंशन खत्म हो जाता है। मतलब आप फोटो अपलोड तो सही करेंगे लेकिन आपका तनाव खत्म हो जाता है, क्योंकि हमने आधार से उनको ऑथेंटिकेट कर दिया होगा। आयोग ने बार बार लिखा, पूरे नोटिफिकेशन में लिखा कि अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन से ऐसा करेंगे तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात सर्टिफिकेट्स की आती, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम में सेंट्रल की, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में स्टेट्स का लगता है। ठीक, तो इसलिए दोनों आपके पास होने चाहिए ओबीसी वाले। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग तरीके के पैटर्न देखने को मिला है। ठीक, कोई स्पेशल गाइडलाइंस ऐसी नहीं मिली, तो मुझे लगता है जहाँ दोनों बन रहे हों, स्टेट और सेंट्रल दोनों को दोनों बनवा लीजिए। जहाँ एक बन रहा हो वहाँ एक बन जाए, मतलब कोई कहे कि हम एक ही बनाते हैं कॉमन, समझ रहे हैं, तहसील को ये परमिट दिया गया, वो कह रहे हैं कि हम एक ही बनाते हैं, एक ही बनाते हैं तो आप एक ही बनवा लीजिए, क्योंकि इसका मतलब उन्होंने कॉमन ही बना रखा है। और अगर कहीं उन्होंने दो अलग अलग बना रहे हैं तो आप दोनों बनवा लीजिए। ठीक, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात होगी। ओबीसी में आपको स्टेट और सेंट्रल दोनों का ही बनवाना चाहिए। ठीक, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में सेंट्रल का मांगते हैं, फिर बाद में वो ऑब्जेक्शन क्रिएट होता है, तो ये ना हो। दूसरी बात, डेट, क्रूशियल डेट, मतलब जैसे इन्होंने क्रूशियल डेट रखी होगी फॉर्म की लास्ट डेट के आसपास, जैसे 18 तारीख लास्ट डेट है तो 18 तारीख के आसपास की क्रूशियल डेट होगी। यहाँ पे नहीं है, नोटिफिकेशन में लिखा होगा, लेकिन मान लेते हैं 18 तारीख की लास्ट डेट को क्रूशियल डेट रखा है, तो उन्होंने कहा कि उस डेट तक सारे आपके सर्टिफिकेट्स कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट आप भूल गए और बाद में आप बनवा रहे होंगे, तो फिर वो दिक्कत होती है, क्योंकि क्रूशियल डेट से मैच नहीं करते। साथ साथ ये भी लिखा है कि हम ये ऐसा नहीं करेंगे, हम यूजर डिपार्टमेंट का ये मतलब होता है कि इस बात की पूरा डिसीजन यूजर डिपार्टमेंट करेगा। यूजर डिपार्टमेंट का मतलब जिस डिपार्टमेंट में आपकी तैनाती होगी, जहाँ के लिए आप सेलेक्ट किए जाएंगे, वो डिपार्टमेंट ये डिसाइड करेगा कि ये सर्टिफिकेट वेरीफाइड हम मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक, तो आयोग इस पे कह रहा है कि मैं कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी क्रूशियल डेट का हो, उससे पहले का हो तो मच बेटर, क्योंकि पहले यही होता था। क्योंकि कभी कभी क्रूशियल डेट के बाद वाले केस में भी वो कंसीडर कर लेते हैं, वो लिखते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट का हो। एग्जैक्टली मैं ये चाहता हूँ कि क्रूशियल डेट से पहले आप उस लेयर में आने चाहिए। मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो कहते हैं कि देखो ऐसा है कि सर्टिफिकेट आप बाद का बनवा सकते हैं, लेकिन आप जब क्रूशियल डेट से पहले ईडब्ल्यूएस होने चाहिए। अब इस बात का जस्टिफिकेशन कौन करेगा? ये तो सर्टिफिकेट ही करेगा ना कि आप उस समय ईडब्ल्यूएस में थे या
नहीं थे, वर्बल तो कोई बात मानी नहीं जाएगी, तो बात फिर वही पहुंच गई वापस कि क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। ठीक, तो गोल मोल स्टेटमेंट इस तरह से रिप्लाई दिए गए हैं, इनसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्या फर्क पड़ता है, हम 15 दिन बाद बना लेंगे, इससे अच्छा हम टाइमली बना लें। मैंने तो अप्रैल में ही क्लासेस में हर क्लास में ही कहा था कि आपके सर्टिफिकेट्स प्रॉपर जो है वो हमेशा एकदम रेडी होने चाहिए। कोई भी अगर ग्रेजुएशन हो गया है तो डिग्री कलेक्ट करना, मार्कशीट्स वगैरह देखना, कहीं कोई कमी है आधार वगैरह में कई बार हो जाता है, कुछ करेक्शन करवाना है, तो वो सब प्रोसेस में करा के रख लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशनल और आपके जो पर्सनल डॉक्यूमेंट हैं वो थोड़ी ना बदल जाएंगे, वो तो एज इट इज रहेंगे, आपको हमेशा जीवन भर किसी न किसी रूप में काम आएंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं उन सभी को एक आ जाता है कि जैसे यहाँ तो जो बच्चे हैं वो डायरेक्ट मिल लेते हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। दूसरा, आप व्हाट्सएप से भी कोई अगर क्रूशियल कोई ऐसी जानकारी हो जो आपको लगे कि उस पर हमसे पूछना है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। बस बात ये है कि टाइमली आपको रिस्पांस मिलेगा, ये नहीं कि आप क्विक रिस्पांस, क्योंकि मैं क्लासेस भी लेता हूं तो उस बीच ये नहीं हो पाएगा तुरंत रिस्पांस होगा। आपकी जानकारी जो आपको पूछना वो थोड़ा सा ब्रीफली प्रॉपर करके लिखेंगे तो मैं आसान होगा मुझे समझने के लिए। कमेंट बॉक्स के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू अभी फिलहाल आप पूछ सकते हैं। ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। ठीक।